हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो एक नई क्लास में आपका स्वागत है। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने मैग्नेटिक मोमेंट तक चर्चा कंप्लीट कर ली थी। ये देखा था किस तरह से हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट को एक जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था m/l, यानी मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशियो, ये जो आया था q/2m यानी चार्ज अपॉन 2 इंटू मास के बराबर आ रहा था। और इस फॉर्मूले की हेल्प से हम एंगुलर मोमेंटम पहले निकाल लिए थे और एंगुलर मोमेंटम के फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करके m की वैल्यू बहुत इजीली निकाल पा रहे थे। दो तरीके हमने सीखे थे, याद है? कि एक नॉर्मल तरीका बिल्कुल प्रोसीजर से कैलकुलेट करने का, और एक ये एक तरह से शॉर्ट ट्रिक टाइप में आप समझ लो, या एक तरह से है तो एक्चुअल में कॉन्सेप्ट, लेकिन इस फॉर्मूले को आप एक ट्रिक के तरीके से समझें और इससे हम लोग मैग्नेटिक मूवमेंट को बहुत इजीली कैलकुलेट कर रहे थे। आज इसी में आगे बढ़ते हुए, मैग्नेटिक मूवमेंट से आगे बढ़ते हुए हम लोग टॉर्क में थोड़ी सी बात करेंगे। टॉर्क एक्चुअल में क्या होता है, किस तरह से टॉर्क काम करता है और क्या क्या इसके एप्लीकेशंस हो सकते हैं। ठीक है, टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप, इस तरह से आप समझ सकते हैं, है ना। तो टॉर्क पे चर्चा आप लोग बेसिक मैकेनिक्स में टॉर्क पढ़ते हैं, है ना। यहाँ पे टॉर्क का एक बेहतरीन नमूना आपको देखने को मिलने वाला है। क्या, देखो ध्यान से इधर। मान लो हमारे पास ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक। और इसका फ्रंट व्यू अगर मैं आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरह से, मान लो इस तरह से, ये इसका फ्रंट व्यू है ना। सामने से आप खड़े होकर देखोगे तो आपको तीर से आते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। और मान लो इसमें कोई एक करंट कैरिंग लूप रखा हुआ है, ये पूरा 90 डिग्री पर रखा हुआ, बिल्कुल परपेंडिकुलर, मतलब इस तरह से रखा हुआ है, ठीक है। और इसमें करंट फ्लो कर रही है, ठीक। अब वो ध्यान से देखो, अगर इसमें करंट आई फ्लो कर रही है तो हर एक साइड पे जो फोर्स है वो किस तरफ को लग रहा है, देखना ध्यान से। ये साइड है करंट ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ। आई एल क्रॉस बी करेंगे, एल क्रॉस बी, फोर्स किधर आ गया, इधर की तरफ, ठीक है। या आप इसको थोड़ा सा अपोजिट डायरेक्शन में ले लो, ज्यादा अच्छा लगेगा, समझ ज्यादा आएगा आपको, ठीक है। अब देखो ध्यान से, करंट नीचे की तरफ और मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ। आई एल क्रॉस बी, फोर्स किधर आया, बाहर की तरफ, फोर्स किधर आया, बाहर की तरफ, ये इधर फोर्स की डायरेक्शन आ गई। यहाँ पे आ जाओ, एल क्रॉस बी, एल क्रॉस बी, एल इधर, बी ऊपर की तरफ, यानी एल किसकी डायरेक्शन है, जिस तरफ को करंट है, ठीक है ना। एल क्रॉस बी करेंगे, ऊपर की तरफ फोर्स आ गया, ठीक। सिमिलरली एल क्रॉस बी, फोर्स इधर, एल क्रॉस बी, फोर्स नीचे, ठीक है। कोई दिक्कत, एंटी क्लॉकवाइज ली है तो इसमें भी हम लोग एंटी क्लॉकवाइज कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। यानी फोर्सेस जो हैं वो आपस में एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे हैं, ओके, ठीक है। सारे साइड्स के फोर्स आपस में एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस जो हमारे पास लूप है, इस लूप को हमने थोड़ा सा एक एंगल पे घुमा दिया, हमने एक थोड़े से एंगल पे घुमा दिया, हल्का सा इस तरह से टिल्ट कर दिया इसको, ठीक है। इस तरह से हमने हल्का सा घुमा दिया, थीटा एंगल पे, हमने थीटा एंगल पे इसको घुमा दिया। जब हमने इसको थीटा एंगल पे घुमा दिया, अब इसको आप अगर सामने से देख के समझना चाहें तो कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लो ये मेरे पास एक रजिस्टर है, ठीक है। तो अभी तक अगर मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ आती हुई है तो ये इस तरह से रखा हुआ था, लेकिन अब हमने इसको क्या किया, हल्का सा हमने इसको इस तरह से टिल्ट कर दिया है, हल्का सा घुमा दिया है, ठीक है। तो अब जो इसका डायरेक्शन है वो, ये मान लो हमारे पास था मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो ये है हमारे पास लूप का डायरेक्शन, है ना, थीटा एंगल बना रहा है उससे। बातें क्लियर है ना, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखना चाहो थीटा एंगल पे इसको आप घुमा दो, थोड़ा सा फिगर में समझना थोड़ा सा मुश्किल है, इस फिगर में आपको समझना ज्यादा इजी है, ठीक है। थीटा एंगल पे हमने इसको घुमाया हुआ है, ओके। अब जो फोर्स एक्ट कर रहे होंगे उसको समझते हैं थोड़ा सा। ऊपर और नीचे वाली साइड को अगर आप बहुत ध्यान से देखो, ऐसे था पहले, तो ये फोर्स, ये फोर्स, ये फोर्स, ये फोर्स, चारों फोर्स आपस में एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते, लेकिन जब हमने इसको ऐसे घुमाया तो ध्यान से देखो तो ये वाली साइड इसके लिए डीएल इधर है, ठीक है, या आई की डायरेक्शन इधर है और मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, तो एल क्रॉस बी अब भी आप करोगे तो ऊपर की तरफ आ रहा है, और इसके लिए डीएल इधर है
और मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, तो डीएल क्रॉस बी करोगे तो अब भी फोर्स नीचे की तरफ ही आ रहा है, यानी अब जो नया इस पे फोर्स लग रहा है वो इस पे भी नीचे की तरफ है और इस पे अब भी ऊपर की तरफ है, सेम ही डायरेक्शन में, कोई फर्क नहीं पड़ा है। ठीक है, ध्यान से देखो। अब चूंकि ये हमारा जो लूप है ये थोड़ा सा घूम चुका है और इसमें जो करंट है वो इधर की तरफ, नीचे की तरफ है, इसमें करंट किधर है, नीचे की तरफ है, और नीचे की तरफ करंट है, डीएल क्रॉस बी आप करोगे तो इस पे जो फोर्स लग रहा है वो इस तरफ को लग रहा है, इस तरफ को, है ना। इसमें भी आपको लग रहा है, इस तरफ को लग रहा है, लेकिन सोचो बहुत ध्यान से कि जब ये इस तरह से रखा हुआ था तब अगर फोर्स इस तरफ लग रहा है तो अलग बात है, लेकिन जब ये इस तरह से रखा हुआ है और अब फोर्स इसके इस तरह से लग रहा है तो अब ये फोर्स को इस तरह खींचने का प्रयास करेगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को, कि अब इसको अगर हम ऐसे पकड़ खींचेंगे तो ये घूम जाएगा। सिमिलरली इस पे जो फोर्स लगेगा वो इधर की तरफ लगेगा, यानी समझ रहे हो। अगर इसको हम ऊपर से देखें तो ऊपर से देखो, यहां से अगर खड़े होकर देखो, यहां अगर आपकी आंख है तो पहले ये ऊपर से आपको इस तरह का लूप दिखाई दे रहा था, तब इस पे जो फोर्सेस लग रहे थे वो इस तरफ को लग रहे थे, एक फोर्स ये, एक फोर्स ये। लेकिन अब जो फोर्स जो लूप है वो घूम गया है थोड़ा सा, अब जो लूप है वो घूम गया है थोड़ा सा थीटा एंगल पे, इस तरह से थीटा एंगल पे घूम गया है। और जब थीटा एंगल पे घूम गया है तो अब जो फोर्स लग रहा है अब भी डायरेक्शन सेम ही है। अगर डायरेक्शन सेम है, ये वाले फोर्सेस इस पे कोई फर्क नहीं डालेंगे, लेकिन ये वाले फोर्सेस को घुमा देंगे। समझ रहे ना, तो ये इस तरह से घूम जाएगा, ये इस तरह से घूम जाएगा। बात समझ आई नहीं आई? ये वाले फोर्सेस कोई फर्क नहीं डालेंगे, लेकिन ये वाले फोर्सेस, क्योंकि ये थीटा एंगल पे रखा हुआ है, ठीक है, तो इस तरह से करके घूम जाएगी आपकी, जैसे हैंडल घूम जाता है ना वैसे ये भी आपका घूम जाएगा। और जब ये घूम जाएगा तो कितना टॉर्क लगने के कारण ये घूम रहा है, उस टॉर्क को हमें कैलकुलेट करना है, उस टाउ को हमें कैलकुलेट करना है। पहले बताओ यहां तक बात समझ आई नहीं आई? कोई दिक्कत? चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक भैया, आ गई बात समझ में। ओके, मान लो कि इसमें जो साइड्स थी वो हमने मान ली, कुछ ये लंबाई थी वो ए मान ली और ये मान लो हमने बी मान लिया, ठीक है, ये हमने बी मान लिया। तो ये हमने क्या माना है, ए माना है। ओके, ठीक है, इसका पूरे का एरिया हमने मान लिया ए है, कैपिटल ए, ठीक है। तो जब भी हम टॉर्क लिखते हैं तो टॉर्क किस तरह से लिखते हैं, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स क्या है, फोर्स क्या लग रहा है, चूंकि ये हमारे पास वायर है ना, वायर पे फोर्स कितना लग रहा है, वो वायर को अगर हम करंट कैरिंग वायर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो फोर्स क्या लगता है, आई बी एल, ठीक है। तो आई करंट है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, और इसकी लेंथ कितनी है, इस वायर की लेंथ कितनी है, ए। इस वायर की लेंथ कितनी है, ए। सॉरी, इस पे नहीं, इस पे लग रहा है फोर्स, इस पे लग रहा है, तो ए पे नहीं, बी वाले पे लग रहा है ना, बी वाले पे लग रहा है, बी वाले पे लग रहा है, ठीक है। फोर्स किस पे लग रहा है, इस वाली साइड पे, और ये वाली साइड कितनी, बी, ठीक है, ऊपर वाली पे नहीं लग रहा है, ठीक है। अब देखो ये आ गया हमारे पास फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी है, ए, है ना, ये डिस्टेंस हमने कितनी लिखी है, ए। तो इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बीच की कितनी आएगी, ए साइन थीटा, कितनी आएगी, ए साइन थीटा, ए साइन थीटा। कोई दिक्कत? क्या आ गया यहां से, आई बी ए बी इंटू साइन थीटा। बहुत ध्यान से देखो तो जो एरिया है क्या वो ए बी ही है ना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। बात समझ आ रही है? क्या आ जाएगा यहां से, आई बी कैपिटल ए इंटू साइन थीटा, ठीक है। अगर ये तो मान लो हमने नॉर्मल टॉर्क निकाल लिया, लेकिन सोचो अगर ये जो हमारे पास लूप है इसमें एक सिंगल टर्न ना होकर के कुछ एन टर्न्स होते, एन फेरे होते, अगर वहां पर एन फेरे होते, नंबर ऑफ टर्न्स कितने होते, एन, ये नंबर ऑफ टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स है। अगर नंबर ऑफ टर्न्स एन होते तो वहां पर टोटल टॉर्क कितना लगता है, एन का मल्टीप्लाई है ना। कोई दिक्कत? अब बहुत ध्यान से देखो तो इसको हम एक रीअरेंज करके लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, एन आई ए इंटू बी साइन थीटा। यहां पर जो एन आई ए है यही एक्चुअल में मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, यही एक्चुअल में मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। एन आप लिखो या ना लिखो, आपने अभी पढ़ा था ना मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, आई ए। तो यहाँ पे एन मैंने दिखा दिया कि अगर नंबर ऑफ टर्न्स एन है, ठीक है। तो एक्चुअल में आपने पढ़ा था आई इंटू ए क्या होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है। तो मैग्नेटिक मूवमेंट आ गया एम बी साइन थीटा, एम बी साइन थीटा, क्या इसको हम लिख सकते हैं एम क्रॉस बी, है ना, एम बी साइन थीटा क्या लिख सकते हैं, एम क्रॉस बी। तो टॉर्क का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया, एम क्रॉस बी, ये होता है टॉर्क।
किसी भी करंट कैरिंग लूप में जो कि मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, उस करंट कैरिंग लूप में अगर करंट आई फ्लो कर रही है तो लगने वाला जो टॉर्क होता है दैट इज इक्वल टू एम क्रॉस बी। डायरेक्शन कहां से निकालेंगे हम? एम क्रॉस बी से। बात क्लियर है? मतलब ऐसे समझो, थोड़ा सा फिजिकली समझो इसको, कि अगर कोई करंट कैरिंग लूप है, ठीक है, उसको हम सीधा सीधा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रख दें, उसका एरिया अगर मतलब एरिया जो है वो पैरेलल है और जो सरफेस है वो परपेंडिकुलर है ना, तो अगर उसको हम परपेंडिकुलर रख दें मैग्नेटिक फील्ड के तो उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही उसको हम थीटा एंगल पे रखते हैं तो क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड उसको घुमा के फिर से अपनी साइड में रख देगा। समझ लो ना? हमने ऐसे किया, ऐसा रखा हुआ था, तो हल्का सा थीटा एंगल पे मैग्नेटिक फील्ड ने क्या किया? उसको एम को बी की तरफ ऐसे करके घुमा दिया। एक्चुअल में क्या होता है वास्तविकता में, अगर आप देखो तो इस तरह से था, ठीक है, तो इसमें इसको इस तरह से घुमाया, तो वास्तविकता में जब आप पेंडुलम को जैसे मान लो इस तरह से ले जाते हो, ठीक है, छोड़ते हो, जैसे यहाँ से लेकर छोड़ा तो अपनी मीन पोजीशन की तरफ जाएगा। क्या सेम ही काम यहाँ पर हो रहा है? ये अपनी मीन पोजीशन की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या वो अपनी मीन पोजीशन पे आके रुक जाता है? नहीं, वेलोसिटी के कारण वो आगे निकल जाता है। सेम सिनेरियो यहाँ पर होता है कि जैसे ही वो उधर की तरफ जाता है तो वेलोसिटी के कारण फिर उससे वो हल्का से घूम जाता है, फिर उस पर फोर्स लगता है एम क्रॉस बी, सॉरी टॉर्क लगता है एम क्रॉस बी, और वो वापस से फिर से इस तरह से घूम जाता है। तो एक्चुअल में ये इस तरह का मोशन करता रहता है भाई, ये ऐसा था, ऐसे घूम के इससे चला गया, फिर ऐसे चला गया, फिर ऐसे चला, तो इस तरह से एसएचएम करता रहता है, इस तरह से एसएचएम करेगा। और एसएचएम का टाइम पीरियड आप निकाल सकते हो। यहाँ सवाल बन सकता है कि मान लो इस तरह का आपको लूप दे दिया गया, ये टॉर्क दिया है आपको, बोल दिया गया कि बताओ टाइम पीरियड कितना होगा। तो टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं? टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं? टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई बाई सी। सी क्या होता है वहां पे? वो कांस्टेंट होता है, टाउ इज इक्वल टू माइनस सी थीटा में, है ना। तो आपसे बोला गया वो थोड़ा सा एंगल हमने वहां उसको डिस्प्लेस किया, मान लो वहां पे सर्कुलर की जगह, सॉरी स्क्वायर की जगह आपको सर्कुलर दे दे, ये रेडियस हो गया, ठीक है, बोला गया बहुत थोड़ा सा डिस्प्लेस किया गया, तो इसके लिए एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। थोड़ा सा डिस्प्लेस किया तो साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, थोड़ा सा डिस्प्लेस किया है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एन एन मान लो फेरा 1, ठीक है, तो एन की वैल्यू 1 हो गई, आई इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू बी इंटू साइन थीटा की जगह थीटा, तो आपके पास ऐसा टर्म एक बन जाएगा, यानी आई पाई आर स्क्वायर इंटू बी इंटू थीटा। ये क्या है आपका? यही तो सी है, यही तो सी है। सी को उठा के यहाँ रख दो, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रख दो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, बस टाइम पीरियड निकल आएगा। तो इन सवालों में टाइम पीरियड भी आपसे पूछा जा सकता है। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? पक्का? 100% गारंटीड? ठीक है। एक बात और, इसके जो मैंने आपको बताया था ना कि नोट्स इसके तैयार हो रहे हैं, मैंने कल एक पोस्ट भी शेयर किया था आप लोगों के साथ में, उसके मैंने नोट्स जो मैं बना रहा हूँ खुद से पूरा टाइप करके, ठीक है ना, मैं मतलब एक तरह से लगातार मैं उस पर काम कर रहा हूँ, और जो मुझे सही लगता है कि जिस तरह से पढ़ना चाहिए एक्चुअल में आपको कोई भी चैप्टर, उस तरह से मैं उसको लाइन बाय लाइन आपके लिए लिख रहा हूँ, ठीक है ना, खुद से ही सारा मेरा सारा मटेरियल होगा, ठीक है, तो बहुत जल्दी वो आप तक पहुँचेगा, ठीक है। मैग्नेटिज्म का ऑलमोस्ट मैंने नोट्स कंप्लीट कर दिए, उसमें कुछ क्वेश्चंस वगैरह ऐड करना बाकी रह गया है, ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले मैग्नेटिज्म का नोट्स बना करके आपके पास कुछ ही दिन में शेयर कर दूंगा, ठीक है, ताकि आप देखो उसको समझो किस तरह से मैंने बनाया, और जो भी आपको एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करवानी हो तो वो आप मुझे बताओ कि इस तरह से आप ये चीज़ें इसमें और ऐड करो, या कुछ क्वेश्चंस कम है या एग्जांपल्स कम है या थ्योरी में और ज़्यादा लिख सकते हैं हम लोग, है ना, तो वो मैं बहुत जल्दी शेयर करूँगा, ठीक है। तो चलो इसको उतारो तब तक, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आई होप यहाँ तक की बात क्लियर हो गई है। अब हम लोग ये जो बातें मैंने करी अभी तक, ये थोड़ी सी इस तरह की बातें थी जो कि आपने थोड़ी थोड़ी सी पहले सुनी हुई होती। अब हम लोग बेसिकली और अच्छी बातों में अंदर घुस रहे हैं, ठीक है, लाइक अब हम लोग वेक्टोरियल जो रिप्रेजेंटेशंस हैं, लाइक डाइवर्जेंस, कर्ल, वेक्टर अलजेब्रा को थोड़ा सा ऐड करेंगे, ठीक है। तो उसमें एक्चुअल में हमें थोड़ी सी चीज़ों को इंट्रोड्यूस और करना पड़ेगा, लाइक हमने सरफेस डेंसिटी, सॉरी हमने करंट डेंसिटी के बारे में सीखा, ठीक है, तो करंट डेंसिटी को थोड़ा सा और एलेबोरेट करने की कोशिश करते हैं कि करंट डेंसिटी कितने टाइप की हो सकती है, किस किस तरह से उसको हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो अब हमारा काम है करंट डेंसिटी को डिफाइन करना। ये चीज़ करंट डेंसिटी, ठीक है। करंट डेंसिटी हमें दो तरीके की पढ़नी है, कौन कौन सी? एक सरफेस करंट डेंसिटी, है ना, और दूसरी हमारी वॉल्यूम करंट डेंसिटी। पहली सरफेस करंट डेंसिटी, ठीक है, और दूसरी हमारी वॉल्यूम करंट डेंसिटी, ठीक, वॉल्यूम करंट डेंसिटी, ठीक है। सरफेस करंट डेंसिटी का क्या मतलब है? सरफेस करंट डेंसिटी से समझो कि हमारे पास एक प्लेन है ना,
मान लो आपने क्या किया, एक वायर लिया, या आपने एक ऐसे समझो कि एक लोहे की शीट ले ली, लोहे की शीट ले ली, ठीक है। उस शीट से आपने क्या किया, एक सिरा हमने एक वायर से जोड़ा, दूसरा सिरा हमने दूसरे वायर से जोड़ा और उसको हमने करंट सोर्स से जोड़ दिया। तो एक्चुअल में क्या होगा, उस एक वायर से करंट निकलेगी, उस शीट के थ्रू फ्लो करेगी और दूसरे वायर से होते हुए फाइनल एंड तक चली जाएगी, ठीक है। एक्चुअल में जब वो शीट के थ्रू करंट फ्लो कर रही है तो वो करंट एक पर्टिकुलर एरिया से फ्लो कर रही है। यहाँ पे शीट मोटी नहीं, हम बहुत पतली मान के चल रहे हैं कि उसका कोई भी मोटाई नहीं है, हालांकि एक्चुअल में ऐसा नहीं पॉसिबल होता, ठीक है, कुछ ना कुछ मोटाई होती है, कुछ ना कुछ होती, लेकिन यहाँ पर हम मान के चलेंगे उसकी मोटाई नहीं है, ठीक है। हम बिल्कुल एक थिन शीट मान के चलेंगे, इस तरह से मान लो, इस तरह से कोई शीट है हमारे पास, ठीक है, ये कोई शीट है और इसके थ्रू मान लो हमारे पास करंट फ्लो कर रही है इस तरह से, ठीक है। तो एक्चुअल में सरफेस करंट डेंसिटी को हम K से दिखाते हैं और उसको इस तरह से डिफाइन करते हैं कि K इज इक्वल टू, इसके थ्रू मान लो हमने यहाँ पे कुछ एक एलिमेंट लिया, कुछ हमने एक एलिमेंट लिया, कुछ डीएल लेंथ का, कुछ हमने डीएल लेंथ का एलिमेंट लिया। तो इस डीएल लेंथ के एलिमेंट से वो जो स्मॉल करंट फ्लो कर, भाई यहाँ पे जरूरी थोड़ी कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है, तो इसी वजह से हमने एक स्मॉल एलिमेंट लिया है। अगर हो सकता है इस वाले पोर्शन में करंट अलग हो, इस वाले पोर्शन में करंट अलग हो, इस वजह से हम एक छोटे से वो एरिया चुनना चाह रहे हैं, वो लेंथ चुनना चाह रहे हैं जिसके थ्रू जो करंट है वो कांस्टेंट है। इस तरह से हमने एक एलिमेंट के लिए निकाला। अगर पूरे में करंट कांस्टेंट है तो हम पूरे के लिए लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमें नहीं पता है कि पूरे के लिए कांस्टेंट है कि नहीं। इस तरह से हमने एक छोटा सा एरिया लेंथ ली डीएल, इसके थ्रू जो करंट जा रही है डी आई, इसके थ्रू जो करंट जा रही है डी आई, वही कहलाती है हमारे पास सरफेस करंट डेंसिटी। ये परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है ना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होनी चाहिए इसके, ठीक है। ऐसे भाई ऐसे भी तो हो सकता है, ये तो ये डीएल नहीं लेनी है हमें, ये डीएल नहीं लेनी हमें, डीएल क्या लेनी है, ये वाली, ये डीएल लेनी है, ये वाली नहीं, ये वाली लेनी है। इस वजह से यहाँ पे परपेंडिकुलर का एक साइन हम लोग यूज कर देते हैं कि ये जो होना चाहिए परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है, बात क्लियर है। तो इस तरह से हम डिफाइन करते हैं सरफेस करंट डेंसिटी को। वॉल्यूम करंट डेंसिटी किस तरह से डिफाइन करते हैं, यहाँ पे वॉल्यूम बना दो इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे आप एक छोटा सा वॉल्यूम, इस तरह से एक वॉल्यूम एलिमेंट ले लो, या तो वॉल्यूम एलिमेंट के लिए क्या करेंगे, सरफेस पे तो हम सरफेस एलिमेंट लेंगे, है ना, इस तरह से, है ना, इसके थ्रू जो करंट फ्लो करेगी, इस तरह से, इस तरह से इससे जो करंट फ्लो करेगी। तो ये एरिया, भाई यहाँ तो एरिया ही दिखेगा आपको, ये तो एरिया दिखेगा, है ना, डीए से दिखा दिया हमने। परपेंडिकुलर ये भी होना चाहिए, ये भी परपेंडिकुलर होना चाहिए। इससे जो करंट फ्लो करेगी दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम करंट डेंसिटी, दैट इज कॉल्ड, भाई एक्चुअल में यहां पर हम एरिया ले रहे हैं, नाम है वॉल्यूम, यहां पर हम लेंथ ले रहे हैं, नाम है सरफेस। ऐसा क्यों, क्योंकि एक्चुअल में जो हम करंट देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि कितने लेंथ के अंदर एंटर कर रही है तभी तो सरफेस में फ्लो करेगी, और यहाँ कितने एरिया में एंटर कर रही है तभी तो वॉल्यूम में फ्लो करेगी। जब यहाँ एरिया में एंट्री मिलेगी तब तो वो वॉल्यूम में फ्लो करेगी, जब यहाँ लेंथ में एंट्री मिलेगी तब तो वो सरफेस में फ्लो करेगी। इस वजह से यहाँ पर हम एरिया ले रहे हैं, यहाँ पर हम लेंथ ले रहे हैं। इसको हम जे से दिखाते हैं, जे इज इक्वल टू डी आई, वही स्मॉल करंट इस पर्टिकुलर एलिमेंट के थ्रू अपॉन परपेंडिकुलर एरिया। दिस इज कॉल्ड वॉल्यूम करंट डेंसिटी एंड दिस इज कॉल्ड सरफेस करंट डेंसिटी। बात क्लियर है, कोई कंफ्यूजन, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ी सी और अच्छी से वेक्टर अलजेब्रा को, हम डाइवर्जेंस को और कर्ल को इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है और उसको इंट्रोड्यूस करना तो एक तरह से इस तरह से ना कि वहाँ से क्वेश्चंस तो जनरली पूछे ही जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस के पर्सपेक्टिव से भी देखिए और सीखने के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो, ठीक है, बताने इसको। तो अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के डाइवर्जेंस और कर्ल पे, ठीक है। डाइवर्जेंस और कर्ल क्या होता है इसको थोड़ा सा समझाने के प्रयास करूंगा ताकि आपको फिजिकली थोड़ा सा फील हो सके, ठीक है ना। क्या चीज़, पहले डाइवर्जेंस समझते हैं। डाइवर्जेंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। डाइवर्जेंस का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको डीप में जाना पड़ेगा। वैसे समझो, मान लो कि हमारे पास थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड समझने का प्रयास करते हैं। मान लो हमारे पास एक प्लस चार्ज है
और ये हमारे पास माइनस चार्ज है, ठीक है। डाइवर्जेंस इज काइंड ऑफ अ वाटर फ्लो, डाइवर्जेंस इज काइंड ऑफ अ वाटर फ्लो, लिक्विड फ्लो, सिंपल है ना, वाटर फ्लो। फ्लो से हम किस तरह से इसको हम आइडिया लगाते हैं कि जहां पर भी, जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में समझें, तो जहां पर भी पॉजिटिव चार्ज होगा वहां से वाटर निकलता है, वो एक ऐसी जगह है जो वाटर सोर्स है। और जो हम नेगेटिव फील्ड है, जो सॉरी नेगेटिव चार्ज है, वो हमारा वाटर का सिंक है, मतलब जहां पे वाटर जाता है। तो इस तरह से यहाँ से वाटर निकलेगा, है ना, इस तरह से यहाँ से वाटर निकलेगा बाहर की तरफ, है ना, बाहर की तरफ, ठीक है। और इस तरह से इसकी तरफ जाने का प्रयास करेगा, है ना, इस तरह से जाने का प्रयास करेगा। बात समझ आ रही है? कुछ इस तरह का आपको सिनेरियो समझ आएगा। अब ऐसे समझो कि अच्छा, डाइवर्जेंस का जो शाब्दिक करते हो क्या है? डाइवर्जेंस का मतलब जहां से कुछ डाइवर्ज करता हुआ निकल रहा हो। तो अगर आप इस पॉइंट पे फोकस करो तो इस पॉइंट पे कुछ तो डाइवर्ज कर रहा है, और इस पॉइंट पे कुछ तो कन्वर्ज कर रहा है, इस पॉइंट पे कुछ तो डाइवर्ज कर रहा है, यानी यहां पर जो डाइवर्जेंस होगा दैट विल बी पॉजिटिव। यहां पर जो डाइवर्जेंस होगा, मतलब ये मैथमेटिकल नहीं, हम सिंपल सिंपल से सोच रहे हैं कि हाँ अच्छा यहाँ पर डाइवर्जेंस है दैट इज पॉजिटिव, समथिंग कुछ है, डाइवर्जेंस जो है दैट इज पॉजिटिव। और यहां पर जो डाइवर्जेंस है दैट इज निगेटिव, यहां पर जो डाइवर्जेंस है दैट इज निगेटिव। अच्छा, ये बात हमें समझ आई कि अच्छा डाइवर्जेंस हम किस तरह से फिजिकली समझ रहे हैं कि अगर मान लो पॉजिटिव चार्ज है तो वहां तो कुछ डाइवर्ज कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड डाइवर्ज कर रहा है, इसका मतलब वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइवर्जेंस पॉजिटिव आएगा, और नेगेटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइवर्जेंस नेगेटिव आएगा। ये हम लोग पढ़ते भी तो हैं। इसको डाइवर्जेंस को दिखाने का जो सिंबल होता है कुछ इस तरह से होता है, ये उल्टा डेल्टा करके, इसको हम नेबला ऑपरेटर या डेल ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? नेबला या डेल, है ना। इतना डीप में आपको वैसे कभी समझाने की कोशिश नहीं करी जाती इस टॉपिक में, है ना, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा फील आता रहे, है ना। नेबुला या डेल से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब क्या है कि हम दिखाना चाह रहे हैं कि जिस भी फील्ड के ऊपर हम ये ऑपरेटर कैलकुलेट कर रहे हैं, अब ऑपरेटर के टर्म्स में बातें करना शुरू करते हैं, जिस भी फील्ड के ऊपर हम ये ऑपरेटर कैलकुलेट कर रहे हैं वो यहां से हमें समझ आना चाहिए कि पॉजिटिव या नेगेटिव। तो अच्छा, हम इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर जब इसको कैलकुलेट कर रहे थे कि डेल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जब पॉजिटिव चार्ज के लिए हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, जब हम गॉस लॉ पढ़ रहे थे तो बेसिकली सॉरी जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने गॉस लॉ पढ़ा था, और क्या था? डेल डॉट इज इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो बहुत ध्यान से देखो, रो की वैल्यू दो हो सकती है। ये क्या था? चार्ज डेंसिटी, या तो वो पॉजिटिव हो सकता है या तो वो निगेटिव हो सकता है। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के लिए नेगेटिव। तो ध्यान से देखो, डाइवर्जेंस पॉजिटिव चार्ज के लिए पॉजिटिव आएगा और नेगेटिव चार्ज के लिए डाइवर्जेंस की वैल्यू नेगेटिव आएगी। क्या हम लोग तो ये पहले से ही प्रेडिक्ट कर दिए थे? क्या हम लोग ये पहले से ही प्रेडिक्ट कर दिए थे? नहीं बात समझ आई कि वास्तविकता में अगर आप डाइवर्जेंस को देखो तो वो कुछ कमिंग आउट टाइप समथिंग है ना, कुछ जो निकल रहा हो कहीं किसी एक पॉइंट सोर्स से, गड्ढे से पानी की तरह निकल रहा है और ये एक गड्ढे में पानी की तरह जा रहा है। तो डाइवर्जेंस पॉजिटिव अगर कुछ बाहर की तरफ डाइवर्ज कर रहा है, और अगर किसी पॉइंट पे कुछ कन्वर्ज कर रहा है तो वहां पर क्या होगा? डाइवर्जेंस निगेटिव होगा, है ना, क्योंकि वहां पे तो कन्वर्ज कर रहा है ना कुछ। अच्छा, मैग्नेट की बात करते हैं। मैग्नेट पे क्या होता है एक्चुअल में? ये मैग्नेट है, मान लो ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। तो हम ये जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो लाइंस होती हैं, अभी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस की प्रॉपर्टीज नहीं देखी, लेकिन फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करता हूँ मैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो नॉर्थ से निकलती हैं। आपने बेसिक क्लासेस में पढ़ा होगा कि वो नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ पे जाती हैं, इस तरह से। पढ़ा है? नहीं पढ़ा है? तुम लोगों ने साले 12th भी नहीं पढ़ा है, कुछ तो पढ़ लिया करो। और इनसाइड द मैग्नेट ये साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है और एक क्लोज लूप बनाती हैं, और ये एक क्लोज लूप बनाती हैं इस तरह से। मतलब अगर एक हम मान लो इस पर्टिकुलर लाइन पे फोकस करें तो कुछ इस तरह की दिखेगी आपको, है ना। यहाँ पे नॉर्थ से साउथ की तरफ गई और यहाँ से वापस आ गई। ओवरऑल अगर इसका रिजल्ट देखो, आप इस पॉइंट पे फोकस करो, जरा इस पॉइंट पे फोकस करो। यहाँ पे क्या हुआ? इस पॉइंट को हम अलग से बना रहे हैं, ये नॉर्थ पोल है उसको हम अलग से बना रहे हैं, इसको हम अलग से बना रहे हैं।
पूरा साउथ इधर है, ठीक है, ये मत भूलना कि अलग से एक नॉर्थ का पोल हो गया, ठीक है, इधर साउथ है, उसको हम डॉट से दिखा रहे हैं, ठीक है। एक्चुअल में यहाँ से क्या हुआ, कुछ लाइंस बाहर निकली, ठीक है, और अंदर ही अंदर वो लाइंस वापस आ गई। अब खुद ध्यान से देख के बताओ कि यहाँ पर डाइवर्जेंस है या कन्वर्जेंस है, मतलब क्या है, लाइंस बाहर निकल रही है, अंदर आ रही है। डाइवर्जेंस पॉजिटिव है नेगेटिव है, ध्यान देखो, डाइवर्जेंस पॉजिटिव है नेगेटिव है, जल्दी बोलो, डाइवर्जेंस पॉजिटिव है नेगेटिव है, जल्दी बोलो फटाक से। क्या यहाँ पे जितनी लाइंस बाहर निकलेंगी उतनी ही लाइंस अंदर आ जाएंगी? तो ना डाइवर्जेंस पॉजिटिव होगा ना डाइवर्जेंस नेगेटिव होगा, अर्थात डाइवर्जेंस जीरो होगा, अर्थात डाइवर्जेंस जीरो होगा। यानी डेल डॉट बी जो आएगा वो कितना आएगा, जीरो। वो कितना आएगा, जीरो। ये है इसका वास्तविक सिग्निफिकेंस कि डाइवर्जेंस जीरो क्यों है। इसका डाइवर्जेंस जीरो क्यों है, क्योंकि जितनी नंबर ऑफ लाइंस बाहर निकली है उतनी ही नंबर ऑफ लाइंस हमारी उसमें एंटर कर गई। या दूसरे मायने में इसको समझने की कोशिश करते हैं, या दूसरे मायने में समझने की कोशिश करते हैं। मान लो यहाँ पर सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, मान लो सिर्फ एक पॉजिटिव, तो उससे कुछ ना कुछ लाइंस बाहर निकलेंगी, है ना, तो इसका डाइवर्जेंस पॉजिटिव आएगा। लेकिन वो ध्यान से देखो, तो अगर साउथ पोल ना होता, अगर साउथ पोल ना होता तो सिर्फ नॉर्थ पोल होता, तो इससे लाइंस बाहर निकल रही होती, क्योंकि हमने देखा है नॉर्थ पोल से लाइंस बाहर निकलती, साउथ पोल में एंट्री मारती। तो अगर कोई साउथ पोल होता ही नहीं तो लाइंस एंट्री कहां से मारती, तो वापस नॉर्थ पोल पे कहां से आती? इसका मतलब अगर सिर्फ एक नॉर्थ पोल होता तो सिर्फ वहां से लाइंस निकल रही होती। तो ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, तो छोड़ो इंग्लिश पे नहीं पहुंचते हैं। तो अगर सिर्फ एक नॉर्थ पोल है तो वहां से लाइन सिर्फ बाहर निकलेंगी, और सिर्फ बाहर निकलेंगी तो वहां से डाइवर्जेंस पॉजिटिव आ जाएगा, वहां से डाइवर्जेंस पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन चूंकि डाइवर्जेंस इसका क्या आएगा, चूंकि दोनों साथ में ही रह सकते हैं, या देखा जाए तो इसका डाइवर्जेंस जीरो ही होना है, यानी यहां से लाइन सिर्फ बाहर निकल ही नहीं सकती है, तो ये सिंगल पोल एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ये डाइवर्जेंस बी जीरो क्या इंडिकेट कर रहा है कि वहां से जितनी नंबर ऑफ लाइंस बाहर निकल रही हैं उतनी ही, उल्टा निष्कर्ष देख रहे हैं कि जितनी नंबर ऑफ लाइंस बाहर निकल रही है, इसका मतलब क्या है, जितनी नंबर ऑफ लाइंस बाहर निकल रही है उतनी ही एंटर भी मार रही हैं, और अगर उतनी ही एंट्री भी कर रही हैं इसका मतलब ये है कि वहां साउथ पोल होना अनिवार्य है, वरना एंट्री नहीं मिलेगी। यानी दोनों पोल्स जो होंगे हमेशा साथ रहेंगे, यानी मैग्नेटिक मोनोपोल्स डज नॉट एग्जिस्ट। मैग्नेटिक, ये आपने जरूर सुना होगा लेकिन इसका मतलब इतना अच्छे से नहीं समझ आया होगा। मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। क्या फील आई थोड़ी थोड़ी? मैग्नेटिक मोनोपोल क्यों एग्जिस्ट नहीं करता है? क्योंकि वहां पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों का होना अनिवार्य है, अन्यथा उसका डाइवर्जेंस जीरो नहीं होगा। डाइवर्जेंस जीरो क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर सिर्फ नॉर्थ पोल होता तो सिर्फ उससे बाहर निकल रही होती, और सिर्फ अगर साउथ पोल होता तो सिर्फ उस पर अंदर जा रही होती। डाइवर्जेंस जीरो होने का कोई सेंस ही नहीं बनता है, क्योंकि अगर सिर्फ ये होता डाइवर्जेंस पॉजिटिव होता, सिर्फ ये होता डाइवर्जेंस नेगेटिव होता। इसका मतलब क्या है, डाइवर्जेंस जीरो होता ही नहीं। इसका मतलब है अगर डाइवर्जेंस को जीरो होना है इसका मतलब मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ये होता है गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिक फील्ड, इसको इस तरह से भी हम डिनोट करते हैं। ये तो हमने थ्योरेटिकली समझ लिया, सॉरी ये तो हमने एक तरह से बिल्कुल फिजिकली समझ लिया कि डाइवर्जेंस जीरो क्यों होता है। इसको हम मैथमेटिकली भी प्रूफ कर सकते हैं। मैथमेटिकली प्रूफ कहाँ से करेंगे? बार्ट-सावर्ट लॉ से। बार्ट-सावर्ट लॉ हमने पढ़ा हुआ है, वहां से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो आप इसको एक बार अपनी भाषा में थोड़ा सा लिखने का प्रयास करो, ठीक है, जो भी बोर्ड पे समझ आ रहा है उसको अपनी भाषा में लिखने का प्रयास करो, फिर हम लोग इसको मैथमेटिकली प्रूफ करते हैं, फिर इसको हम लोग मैथमेटिकली प्रूफ करते हैं, ठीक है। उतारो इसको। अब इसी रिजल्ट को हम लोग मैथमेटिकली प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। डेल डॉट बी जो हमारे पास जीरो आया है इसको मैथमेटिकली किस तरह से प्रूफ करेंगे? तो हम जानते हैं बार्ट-सावर्ट लॉ हमारे पास क्या होता है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई डी एल क्रॉस आर, या जिसको डी बी लिख लो, डी एल क्रॉस आर, ठीक है, अपॉन आर क्यूब ये होता है। तो अब यहाँ से डी हटा के यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके ठीक है, ये बात अपने को तो समझ आती है। अब एक काम करो, दोनों तरफ डाइवर्जेंस ले लो इसका। दोनों तरफ अगर डाइवर्जेंस लोगे तो इधर क्या आ जाएगा, डेल डॉट बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस ऑफ डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब,
अपॉन आर क्यूब, इसको इस तरह से लिखो, ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ आर, सही है ना, सही है, ठीक है। अब एक बात हमें यहाँ पे एक वेक्टर आइडेंटिटी यूज करनी है। वेक्टर आइडेंटिटी क्या होती है, देखो ध्यान से, कि अगर हमारे पास डाइवर्जेंस ऑफ ए क्रॉस बी लिखा हुआ है, डाइवर्जेंस ऑफ ए क्रॉस बी लिखा हुआ है, तो उसको हम किस तरह से लिखेंगे, बी डॉट कर्ल ऑफ ए, कर्ल क्या होता है अभी इसको फिजिकली समझना हमें बाकी है, ठीक है, माइनस ए डॉट कर्ल ऑफ बी, आपने पढ़ा होगा वेक्टर अलजेब्रा में, कहां पर, वेक्टर अलजेब्रा में, इसको आपको याद रखना है, ठीक है, कोई दिक्कत, पक्का करो इसको, कि सिर्फ इस क्वांटिटी को हम सॉल्व कर रहे हैं, कि अगर हमारे पास डेल डॉट डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब है, ठीक है। अब वास्तविकता में इसको हम थोड़ा सा इलेबोरेट करके लिखने की कोशिश करते हैं। वास्तविकता में जो फॉर्मूला लिखा जाता है कुछ इस तरह से लिखा जाता है कि डीएल प्राइम, ठीक है, यहां पर इसको हम लिखते हैं आर माइनस आर प्राइम, ठीक है, और यहां पर लिखते हैं आर माइनस आर प्राइम का मॉडुलस का क्यूब। ये होता है वास्तविक फॉर्मूला, ये होता है वास्तविक फॉर्मूला। मतलब क्या है कि अगर हमारे पास ये मान लो कोई वायर था, ठीक है, इस वायर में कोई हम एक आर डैश पोजीशन लेते हैं, मान लो इसका सेंटर यहाँ, मतलब इसके हमने एक बेसिक पोजीशन यहाँ पर कहीं ली थी और यहाँ पर हमने आर डैश लिया है, और इस आर डैश से हम, और इस पॉइंट से हम आर दूरी पर कोई भी कहीं, देखो ऐसा समझो कि हम एक ओरिजिन डिफाइन करते हैं, मान लो यहाँ पे हमने ओरिजिन डिफाइन किया, ठीक है, और ये हमारा वायर है, ठीक, यहाँ पे हमने, वहाँ कहीं पे भी ओरिजिन अपना सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये हमारा वो एलिमेंट था जहाँ से हमें इस पॉइंट पर निकालना है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, ठीक है। तो मान लो इस एलिमेंट की यहाँ से पोजीशन है आर डैश और इस पॉइंट की यहाँ से पोजीशन है आर, ठीक है, तो ये होता है हमारे पास आर माइनस आर डैश, बात समझ आई, ये होता है आर माइनस आर डैश, क्योंकि हम इसको बिल्कुल एकदम बेसिक से सॉल्व करना चाहते हैं ना, तो हम एक ओरिजिन लेके सॉल्व करते हैं, इस तरह से इस फॉर्मूले को हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी आप सही कर सकते हो इसको मैंने बाद में क्यों बताया, ताकि आपको ये ज़्यादा समझ आए, ठीक है, आर माइनस आर प्राइम के मॉड का क्यूब, करेक्ट है, ओके। अब सॉल्व करो इसको, आर माइनस आर प्राइम यहाँ डीएल प्राइम है, ठीक है, डीएल प्राइम है, क्योंकि ये प्राइम कोऑर्डिनेट, जो भी वायर पर हम कोऑर्डिनेट लेंगे वो प्राइम कोऑर्डिनेट होगा, क्योंकि वायर हमारा प्राइम पर है, ठीक है, यहाँ पे आर माइनस आर प्राइम का क्यूब, ठीक है। इसको सॉल्व करो आप, क्या आएगा, बी का मतलब क्या है, दिस टर्म इज बी एंड दिस टर्म इज ए, सॉरी दिस टर्म नहीं, ओनली दिस टर्म इज ए, है ना, क्योंकि हमने इस पूरे को बी ले लिया है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, बी क्या हमारे पास आर माइनस आर प्राइम अपॉन मॉड आर माइनस आर प्राइम का क्यूब इंटू डॉट डेल क्रॉस डीएल प्राइम, करेक्ट है, ठीक है, माइनस डीएल प्राइम इंटू कर्ल ऑफ दिस क्वांटिटी आर माइनस आर प्राइम अपॉन आर माइनस आर प्राइम का क्यूब, ठीक है। अब जब भी हम डाइवर्जेंस करते हैं, सॉरी जब भी हम इस ऑपरेटर को लिखते हैं, तो जो ऑपरेटर होता है ये आर के टर्म्स में लिखा जाता है, यानी इस पॉइंट के टर्म्स में लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पर जो डाइवर्जेंस निकाला जा रहा है वो डीएल का निकाला जा रहा है, और डीएल कहाँ पर होता है, इस वायर पर है, तो इस वजह से इसका जो कर्ल आएगा वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। अब बात करते हैं इस क्वांटिटी पर, ठीक है, इस क्वांटिटी पे बात करें तो क्या है लिखा है, ये कर्ल ऑफ आर माइनस आर प्राइम अपॉन आर माइनस आर प्राइम का क्यूब, करेक्ट है, आर माइनस आर प्राइम का क्यूब, ठीक। इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं कि ये जो क्वांटिटी होती है, ये जो क्वांटिटी होती है आर माइनस आर प्राइम अपॉन आर माइनस आर प्राइम का क्यूब, इसको हम लिख सकते हैं डेल डॉट 1 माइनस आर प्राइम, इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। लेट मी चेक, मैंने करेक्ट लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ है,
सॉरी ग्रेडियंट होता है, डाइवर्जेंस नहीं, यहाँ पर ग्रेडियंट होता है, ठीक है। इसके ग्रेडियंट के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, और उस ग्रेडियंट को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास क्वांटिटी बन के आ जाएगी डेल क्रॉस ग्रेडियंट ऑफ 1 माइनस आर प्राइम, ठीक है। और कभी भी कर्ल और ग्रेडियंट हम साथ में करते हैं, पहले ग्रेडियंट किया फिर कर्ल किया, तो ये क्वांटिटी जो होती है टोटल जीरो हो जाती है। ये आपको याद रखना कि ग्रेडियंट ऑफ कर्ल, सॉरी कर्ल ऑफ ग्रेडियंट इज ऑलवेज जीरो, तो कर्ल ऑफ ग्रेडियंट करेंगे तो ये भी हमारा जीरो, तो यानी पूरा टर्म क्या हो जाएगा जीरो। नहीं, इसके जो दोनों टर्म्स आए थे वो हमारे जीरो आ गए। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास डेल डॉट बी की जो वैल्यू आई, डेल डॉट बी की जो वैल्यू आई दैट इज इक्वल टू जीरो, दैट इज इक्वल टू जीरो। कोई दिक्कत? क्या बात समझ आई है? क्या डाइवर्जेंस का फिजिकल सिग्निफिकेंस आपको समझ आया है? क्या इसका मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन है समझ आया है कि मैथमेटिकली हम इसको किस तरह से प्रूव करेंगे? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछो, ठीक है। कोई भी डाउट अगर आता है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछो। कहीं पर अगर कुछ समझ नहीं आया और फील आया, तगड़े से फील आया अगर, तो वो भी नीचे बताओ, ठीक है, कि पूरा फील आ गया है। अब हमें डाइवर्जेंस को समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैथमेटिकली तो हमें थोड़े से एक्सप्रेशन से याद रखने पड़ते हैं, कहीं कहीं पर फॉर्मूले याद रखने पड़ते हैं, लेकिन फिजिकली अब हम डाइवर्जेंस को फील कर सकते हैं कि सूंघ के बता देंगे डाइवर्जेंस का जीरो है कि वन है कि हमारा पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है। बात क्लियर? पक्का? चलो बता दो इसको। नोट हो गया? तो अब आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में हम लोग कर्ल की थोड़ी थोड़ी बातें करना शुरू कर देंगे, ठीक है। डाइवर्जेंस पर आज हम लोगों ने चर्चा कर ली है, अगली क्लास में कर्ल की थोड़ी सी चर्चा करेंगे और आज समझेंगे कि कर्ल को फिजिकली किस तरह से प्रूव करते हैं और मैथमेटिकली किस तरह से हम इसका जो एक्सप्रेशन है उसको फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो चलो अब मिलेंगे अगली क्लास में। थोड़ा सा सोचना उस बारे में, कर्ल को हम किस तरह से फिजिकली निकाल सकते हैं, मैथमेटिकली उसका जो प्रूव है वो भी सोचने की कोशिश करना, ठीक है। सिर्फ मैथमेटिक्स है उसमें भी, फिजिकल मीनिंग मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। चलो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।